गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है उसे मैंने सुन लिया। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको इस सब से क्या मिल रहा है? क्या आपको ये जायदाद चाहिए? बताइए, आपको कितना पैसा चाहिए? मैं आपको अभी के अभी आपको आपका हिस्सा दे दूंगी, लेकिन इसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाइएगा। आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। इस पर मौसी कहने लगी कि अंजलि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि आपको क्या मैं दिमाग से पैदल लगती हूँ? आप मुझे आंखों देखी मक्खी निगलने की बात कर रही हैं। अभी मैंने अपनी आंखों से आपको उस नौकरानी को पैसे देते देखा और ये कहते भी सुना कि ये सब आपने ही करवाया था। मुझे नुकसान पहुंचाकर आखिर आपको क्या मज़ा मिल रहा है? मौसी बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी सच्चाई नहीं पता है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं और ज़्यादा बौखला गई। मैंने कहा, सच्चाई सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मैं नहीं जानती? इस पर मौसी ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि आज वह वक्त आ चुका है जब मुझे आज तुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। लेकिन तुझे बहुत ही इत्मीनान से और हिम्मत से मेरी पूरी बात सुननी होगी, क्योंकि अब मैं तुझे जो कुछ भी बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद तेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक जाएगी। इसके बाद सच में मौसी ने मुझे जो कुछ भी बताया उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दुनिया इतनी बड़ी ढोंगी और पाखंडी है। मौसी ने कहा कि जिन्हें मैं अपना पिता समझ रही हूँ, दरअसल वह मेरे सगे पिता नहीं हैं, बल्कि सौतेले पिता हैं। और जिसे मैं अपना नाना समझ रही हूँ, वह भी मेरे नाना नहीं हैं और ना ही मेरी मौसी मेरी सगी मौसी है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इस पर उन्होंने स्टोर रूम में रखा हुआ एक बक्सा खोला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा कि इस तस्वीर को देख रही हो, असल में ये तुम्हारे असली नाना जी की तस्वीर है। तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना जी की इकलौती संतान थी और इस पूरी जायदाद की अकेली मालकिन भी। तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिससे तुम्हारे नाना जी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे वह झुक गए और उन्होंने तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे पिता से करवा दी। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे नाना जी के जो दोस्त थे, वह तुम्हारी पूरी जायदाद पर नज़र गड़ाए हुए बैठे थे। उन्होंने पहले से ही ये योजना बना रखी थी कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा देंगे और इस पूरी जायदाद पर अकेले राज करेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसीलिए भले ही तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे माता पिता की शादी को स्वीकार कर लिया था, पर दूसरी तरफ वह लोग तुम्हारे नाना को तुम्हारे पिता के खिलाफ भड़काते ही रहते थे कि वह किसी भी तरह से तुम्हारे परिवार के काबिल नहीं है। उन्हें लगा कि ऐसा करने से एक दिन तुम्हारे नाना तुम्हारे माता पिता का तलाक करवा देंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिससे उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो गया। उन लोगों ने तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हारी माँ की हालत पागलों के जैसी हो चुकी थी। उस वक्त तुम सिर्फ 2 महीने की ही थी और ऐसे में वह तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी। कुछ समय जब बीता तो तुम्हारे नाना के दोस्त ने उन्हें ये सुझाव दिया कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ के साथ करना चाहते हैं। उस वक्त तुम्हारे नाना जी को यही लगा कि उनका दोस्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है और वह तुरंत ही इस शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शादी के पीछे उनकी कितनी बड़ी साजिश थी। और फिर कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे नाना जी के उस दोस्त ने अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। वह बेटा और कोई नहीं
बल्कि वही था जिसे आज तुम अपना असली पिता समझती हो। और तुम्हारे नाना का वह दोस्त भी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे आज तुम अपना असली नाना समझती हो। मैं उस वक्त तुम्हारे सौतेले पिता की महबूबा थी। मुझे जब उनकी शादी के बारे में पता चला तो मैंने विरोध किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे भी अपनी बातों में फंसा लिया। वह कहने लगा कि ये शादी तो सिर्फ एक दिखावे के लिए है, ताकि सारा पैसा उसके नाम पर हो जाए। उसने मुझे आश्वासन दिया कि एक बार उसके नाम पर जैसे ही जायदाद आएगी वह तुम्हारी माँ से छुटकारा पा लेगा और फिर मुझसे शादी कर लेगा। मैंने भी उसकी बात का यकीन कर लिया और तुम्हारी केयर टेकर के तौर पर तुम्हारे नाना के यहाँ पर नौकरी करने लगी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे उस सौतेले पिता ने तुम्हारी माँ को ऐसी दवाइयाँ देना शुरू कर दिया जिससे उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया। और फिर एक दिन उन्होंने एक झूठा नाटक रचा जिसमें ये दिखाया कि तुम्हारी माँ की मौत भी एक एक्सीडेंट में हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत की खबर सुनकर तुम्हारे नाना जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा तुम्हारा सौतेला पिता चाहता था, लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। तुम्हारे नाना ने मरने के कुछ दिन पहले ही सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। साथ में उसमें ये भी लिख दिया कि तुम्हारी शादी होने के बाद आधी जायदाद तुम्हारे पति की और आधी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर 21 वर्ष से पहले तुम्हारी भी मृत्यु चाहे प्राकृतिक तौर पर या किसी दुर्घटनावश हो जाती है तो सारी जायदाद अनाथालय में दे दी जाएगी। इसके बाद तुम्हारे नाना भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। जब ये सारी बातें तुम्हारे सौतेले पिता को पता चली तो उसकी सारी योजना धरी की धरी ही रह गई और वह बुरी तरह से बौखला गया। उसे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसके सारे पत्ते बिल्कुल सही जगह पड़े हैं और अब उसके हाथ में पूरी जायदाद आने वाली है। और एक बार जैसे ही वह पूरे पैसे पर कब्जा करता तुमसे भी छुटकारा पा लेता। लेकिन अब जबकि सब कुछ तुम्हारे नाम पर था और फिर उसमें ऐसी शर्त भी थी, तो वह तुमसे भी छुटकारा नहीं पा सकता था। इसलिए उसके सामने सिवाय तुम्हें पालने के और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए उसने एक अच्छे पिता का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वह तुम्हारा सौतेला पिता है, और अपने पिता को तुम्हारी माँ का पिता बता दिया और मुझे तुम्हारी सगी मौसी, ताकि इधर मैं तुम्हारी देखभाल भी करती रहूं और उसकी ख्वाहिशों को भी समय समय पर पूरा करती रहूं। उस दिन तुमने मुझे उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा तो तुम्हें लगा कि मैंने ही उन्हें तुम्हें मारने के लिए भेजा था, जबकि उन्हें मारने के लिए तो तुम्हारे पिता ने भेजा था। मैंने तो उन्हें इसलिए पैसे दिए थे ताकि वह तुम्हें कुछ भी ना करें, बल्कि तुम्हें भागने का मौका दें और इस तरह से दिखावा करें कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वह तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ताकि तुम्हारे पिता को शक ना हो। मैंने मौसी से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। अपने पाप को छुपाने की खातिर आप ना जाने कौन सी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हैं, ताकि खुद को मेरी नज़र में अच्छा साबित कर सकें। मान लीजिए मैं एक बार आपकी इस बात को मान लूँ कि मेरे पिता, मेरे नाना झूठे हैं, लेकिन क्या मेरा पति भी झूठा है? और जब मैंने राहुल से शादी की बात की थी तब खुद आपने मेरा साथ दिया था, जबकि मेरे पिता तो इस शादी के खिलाफ ही थे। इस पर मौसी कहने लगी कि दरअसल उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता ने एक नया मोहरा चला है, और वह नया प्यादा और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था। तुम्हारे कॉलेज में राहुल को तुम्हारे पिता ने जानबूझकर एडमिशन दिलाया और राहुल ने तुमसे अपनी नज़दीकियां बढ़ाईं ताकि तुम उससे प्यार करने लगो और शादी की बात करो, क्योंकि 21 वर्ष के बाद जो तुमसे शादी करता उसके नाम पर आधी जायदाद अपने आप ही आ जाती।
मुझे ये बात तुमसे जब राहुल की शादी हो गई उसके बाद ही पता चली कि राहुल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले पिता की बहन का लड़का है। इसीलिए राहुल ने उस दिन तुम्हें जहर दिया, क्योंकि तब तक तुम 21 वर्ष की हो चुकी थी और जो आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर है वह भी राहुल के नाम पर आ जाए। तुमने अभी जो कुछ भी देखा उसमें मुझे ही गुनहगार समझ रही हो, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर चाय इसलिए गिरवाई थी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम उन पापियों के मंसूबों को अनजाने में पूरा कर देती। मैंने मौसी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, तो वह कहने लगी, दरअसल वह जो कागज़ राहुल लेकर आया था तुमसे साइन करवाने के लिए, वह किसी नई फैक्ट्री को शुरू करने के कागज़ नहीं थे बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज़ थे, जिस पर साइन करते ही सारी जायदाद अपने आप ही राहुल और तुम्हारे पिता के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती। उस वक्त सामने से आकर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें तकलीफ पहुंचानी पड़ी ताकि तुम एक बहुत बड़े आने वाले तूफान से बच जाओ और उन कागज़ों पर साइन ना कर सको, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि तुम अपने पति पर हद से ज़्यादा विश्वास करती हो। इसीलिए एक बार भी उन कागज़ों को पढ़कर साइन नहीं करोगी, बिना देखे ही उन पर सिग्नेचर कर दोगी और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। तुम्हारा पिता इतना चालाक है कि वह अच्छे से जानता था कि अगर उसने एक बार में ही तुम्हारी शादी की हामी भर दी तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें शक हो। इसीलिए उसने पहले तो इस बात का झूठा नाटक किया कि उसे तुम्हारी शादी से ऐतराज़ है और फिर बाद में ऐसी शर्त रख के ये दिखावा किया कि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा भला चाहता है और वो मान गया है। और ठीक इसी तरह का नाटक राहुल ने भी किया। उसने भी यही दिखाया कि जैसे उसे तुम्हारी संपत्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता ताकि तुम उस पर भी शक ना करो। मैंने मौसी से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, एक के बाद एक आप कितने झूठ बोलती चली जा रही हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। आपने मेरे पूरे परिवार को, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी झूठा साबित कर दिया, सबको मेरी जान का दुश्मन बता दिया और खुद को आप मेरा शुभचिंतक बता रही हैं, जबकि खुद मैंने अपनी आंखों से आपको अपने खिलाफ साजिश करते हुए देखा है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम अब तक कोई तो मेरी नज़र में आता, पर मैंने तो आपके सिवाय किसी को भी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा। मैं वहाँ से जाने लगी तो मौसी मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने लगी, कहने लगी, अंजलि तुम मुझ पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटी। मैंने कहा कि अच्छा, आप मुझे प्यार करती हैं या फिर आप मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि आप अपने रिश्ते को पापा के साथ आगे बढ़ा सकें और अपनी खुद की औलाद पैदा करके ये सब कुछ उसके नाम पर करवा सकें। ये सुनकर मौसी दंग रह गईं। मैंने कहा कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने आपको और पापा को एक साथ वह सब करते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, ये सोचकर कि आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और फिर ये आपकी और पापा की निजी ज़िंदगी का मामला है, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी लालची औरत निकलेंगी जो दौलत की खातिर न सिर्फ रिश्तों को बदनाम कर रही है बल्कि इस हद तक गिर चुकी है। मौसी कहने लगी कि तुम मुझे जो कहना चाहे कह सकती हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर अपने जीते जी आँच भी नहीं आने दे सकती। मैंने कहा कि अचानक से आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? आपने ही तो अभी कहा ना कि आप मेरे सौतेले पिता की महबूबा हैं, तो फिर उन्हें छोड़कर आप मेरा भला क्यों चाहने लगी? इस पर मौसी कहने लगी, क्योंकि अभी तक मैं इतने सालों से इसी वहम में थी कि तुम्हारा पिता अपना मकसद पूरा होने पर मुझे अपनी पत्नी के तौर पर अपनाएगा और वह ज़िंदगी देगा जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि वह एक धोखेबाज है और वह कभी किसी का भी सगा नहीं हो सकता। मैंने उसके साथ कई साल वफादारी निभाई,
पर फिर भी वह धोखेबाज मुझे छोड़कर न जाने कितनी औरतों के साथ वह सब करता फिर रहा था और मुझे लगता था कि वह मुझे सच्चा प्यार करता है, जबकि मैं अंधी थी जो मुझे कभी उसकी सच्चाई दिखाई ही नहीं दी। सच्चा प्यार तो तुमने मुझे किया था, पर तुम्हारे पिता की बातों में आकर मैं तुम्हारे खिलाफ उसका साथ देती रही। पर अब जब उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है तो मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भले तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर पाला तो मैंने ही है और तुम मेरी ही बेटी हो। मौसी का झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं गुस्से में उन्हें वहीं स्टोर रूम में छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और गाड़ी की चाबी लेकर तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। मैं अपनी माँ की समाधि पर पहुँची तो वहाँ मैं बहुत रोई। मुझे आज समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। सभी रिश्तों पर मेरा भरोसा उठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं दुनिया में अकेली हो चुकी हूँ। मैंने माँ से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आप जब इस दुनिया से गई तो मुझे भी अपने साथ लेकर क्यों नहीं चली गईं? मुझे क्यों छोड़ कर गईं? काफ़ी देर अपने दर्द को माँ से बयां करने के बाद मैं वापस अपने घर लौट आई। मैंने सोच लिया कि मौसी मुझे मेरे पापा से और मेरे पति से अलग करना चाहती हैं, बस इसीलिए वह इस तरह की साजिश रच रही हैं। लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। कल सुबह ही मैं पापा को मौसी की सारी सच्चाई बता दूंगी कि वह किस तरह से मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हैं और उनका भी इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वह इस पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। राहुल उस दिन ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए मैं उस दिन अकेली ही थी, तो मुझे काफ़ी देर से नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी सुबह हो जाए और मैं सब कुछ जाकर अपने पापा को बता दूं और मौसी को धक्के देकर इस घर से निकलवा दूं। कोई इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं गहरी नींद में सो ही रही थी कि तभी मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत ही धीरे से खोला। मैं चुपचाप सोने का नाटक करती रही और अचानक से गोलियों की तेज़ आवाज़ मेरे कमरे में गूंज गई। वह जो भी शख्स मेरे कमरे में आया था उसने एक के बाद एक मुझ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मेरे पूरे बिस्तर के परखच्चे उड़ चुके थे। जब उसने सारी पिस्तौल की गोलियां मेरे सीने में उतार दी तो उसने चैन की सांस ली। अपने माथे का पसीना पोंछने के बाद उसने ये तसल्ली करने के लिए कि मैं अब पूरी तरह से मर चुकी हूँ, कमरे की लाइट को जलाया। लेकिन लाइट को जलाते ही जब उसने बिस्तर पर नज़र डाली तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसे कहीं पर भी खून का एक भी छींटा नज़र नहीं आ रहा था, जिससे वह हैरान रह गया कि आखिर इतनी गोलियां लगने के बाद भी ये सब कैसे हो गया। तभी पर्दे के पीछे छुपे हुए सभी पुलिस वाले बाहर निकल आए और उन्होंने उस शख्स को रंगे हाथों कसकर दबोच लिया। उस इंसान के होश उड़ चुके थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह पकड़ा जा चुका है। इसके बाद मैं खुद अपने कपड़ों की अलमारी से बाहर निकल कर आई और जब उसने मुझे जिंदा पाया तो एक बार फिर से उसके ऊपर बिजली गिरी। उस वक्त न सिर्फ वह हैरान था बल्कि मैं खुद भी दंग रह चुकी थी, क्योंकि मुझ पर गोली चलाने वाला शख्स और कोई नहीं, मेरे पिता ही थे। मैंने रो रो कर उनसे कहा कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर वह कहने लगे कि अंजलि, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था बेटा। मुझे तो तुम्हारे कमरे में कोई आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि कोई तुम पर हमला करने वाला है। मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए आया था। मैंने कहा बस करिए, आखिर आप कितना झूठ बोलेंगे। इतने सालों से आपका एक के बाद एक झूठ मैं बर्दाश्त करती चली जा रही हूँ। इससे पहले कि मेरे पिता मुझे और कुछ कहते कि तभी मौसी भी कमरे में आ गई
और उन्होंने कहा कि मैं अंजलि को सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। ये सुनकर मेरे पिता की आंखें पत्थर की तरह जम चुकी थीं। इसके बाद मैंने अपने सौतेले पिता से कहा कि हाँ, मौसी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। इतने सालों से आप मेरे अच्छे पिता बनने का नाटक करते आए, लेकिन आज जब आप मुझे मारने के लिए इस गन को खरीद रहे थे, तब मुझे मौसी ने वह सब कुछ दिखाया, लेकिन फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता है आपको इस गन की ज़रूरत किसी और काम के लिए पड़ी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ये छोटा सा नाटक करके देख लूं। कम से कम उससे ये साबित तो हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और अच्छा ही हुआ जो मैंने मौसी की उस बात को मान लिया, क्योंकि अगर मैं यकीन ना करती तो आज मैं जिंदा ना होती। मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर अपने सौतेले पिता के गिरेबान को पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान को पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। तुमने मेरे पिता और मेरी माँ की जान ले ली, मेरे सर से माँ बाप का साया छीन लिया। किसकी खातिर? सिर्फ इस दौलत की खातिर। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बचपन एक अनाथ की तरह बीता, और तुम जिसे मैं अपना पिता समझ रही थी, तुम तो मेरे माँ बाप के हत्यारे थे। उसी वक्त राहुल भी कमरे में आ जाता है और ऐसे दिखाने लगता है जैसे वह इस सब से अनजान था। उसकी इस हरकत पर मैं उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारती हूँ और उसकी पूरी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देती हूँ, जिससे वह हैरान रह जाता है। मेरे सौतेले पिता भी इस बात पर दंग थे कि मुझे राहुल की सच्चाई आखिर कैसे पता चली। तो मौसी ने मेरे सौतेले पिता से कहा कि भले ही तुमने अपने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ भी ना बताया हो, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें राहुल से बात करते हुए सुन लिया था, और उसी दिन मुझे पता चला था कि राहुल भी तुम्हारी इस चाल का एक हिस्सा है। इसके बाद पुलिस मेरे सौतेले पिता, नाना और राहुल को पकड़कर ले गई। मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी अपने माँ बाप के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। इस सब के बाद मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, और मैंने जैसे ही खुद को ख़त्म करने के लिए कदम उठाया, तभी मौसी ने आकर मेरा हाथ रोक लिया। मैंने मौसी से कहा कि आप मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। अब मेरे जीवन में कोई भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं जिससे प्यार करती थी वह भी धोखेबाज निकला। इस पर मौसी ने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हारी माँ है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहना क्या चाह रही है। इस पर मौसी ने कहा, हाँ अंजलि, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। दरअसल उस एक्सीडेंट में इन लोगों ने सिर्फ ये नाटक करके दिखाया था कि तुम्हारी माँ मर गई है, पर असल में तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने उसे पागल खाने में बंद करवा दिया था, ताकि अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़े जिसमें उन्हें तुम्हें जायदाद की खातिर ब्लैकमेल करना पड़े, तो ये लोग तुम्हारी माँ का भी इस्तेमाल कर सकें। बस इसीलिए इन्होंने तुम्हारी माँ को जिंदा रखा। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं और मौसी उसी वक्त तुरंत ही पागल खाने गए, और जब मैंने खुद अपनी आँखों से अपनी माँ को जिंदा देखा तो कुछ पल के लिए मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी थी। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मैं अपनी माँ को वापस अपने घर ले आई, और मैंने उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाना शुरू करवा दिया था। इधर मैंने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां भी खुद ही उठा ली थीं, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे सौतेले पिता ने न जाने कितने करोड़ का घपला कर रखा था, जिससे हमारी कंपनी घाटे में चली गई थी। और शायद इसी वजह से मेरे पिता ने कभी भी मुझे ऑफिस नहीं आने दिया, क्योंकि अगर मैं रेगुलर ऑफिस आती तो मुझे उनकी सारी अय्यासियों के बारे में पता चल जाता,
जो वह मेरे नाना के पैसों से कर रहे थे। आज इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और मैं अपनी कंपनी को एक ऊंचे पायदान पर लेकर आ गई हूँ। मेरी माँ पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं, लेकिन जो कुछ भी उनके अतीत में उन पर बीता है उसके निशान आज भी उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे मैं वह सब कभी नहीं भूल सकती। मौसी ने मुझसे कई बार कहा कि अब वह यहाँ से चली जाना चाहती हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया क्योंकि मेरे जीवन में वैसे ही मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। और आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और मेरी माँ मुझे वापस मिली है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से ही। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हो चुके हैं जो पैसे के लालच में अंधे होकर इंसानियत को पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, इसीलिए हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी की ज़िंदगी खराब हो, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाकर और खुशियों को छीनकर आप कभी भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकते। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।